राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। एक सामान्य नियम है, जैसे हमें जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, अपने कामकाज निपटाने की नियमित रूप से आहार की जरूरत पड़ती है, भोजन की आवश्यकता पड़ती है। भोजन के माध्यम से ही हमारे शरीर में आवश्यक पोषक तत्व पहुंच पाते हैं और वही पोषक तत्व हमारे शरीर के अंदर तुझ के निर्माण में, शरीर निर्माण में और या किसी प्रकार की टूट फूट हुई है उसकी मरम्मत के काम आते हैं। क्योंकि नियमित रूप से हमारे शरीर में हजारों लाखों तरह के पदार्थों का निर्माण होता है। उसी से खून बनता है, हड्डी बनती है, मांसपेशियों का निर्माण होता है। जिस प्रकार हमें भोजन की आवश्यकता रहती है, उसी तरह दूसरे पशुओं को भी अपने आहार की आवश्यकता रहती है। और ठीक इसी प्रकार हम जिस धरती में अन्न उपजाते हैं, फसलें करते हैं, साग सब्जियों की उत्पत्ति करते हैं, फलों को प्राप्त करते हैं, उस पृथ्वी को भी नियमित रूप से आहार की आवश्यकता रहती है। क्योंकि उसके आहार के माध्यम से ही उसको वो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं जो उसकी उर्वरता को, उसकी फर्टिलिटी को बनाए रखते हैं। तो ये सामान्य सा नियम है और मनुष्य ने इस बात को सहस्त्रों वर्ष पहले जान लिया था कि यदि अपनी ज़मीन को, अपने खेतों को उर्वरता की स्थिति पर रखना है, उर्वरक उसकी स्थिति बनाए रखना है, तो उसे खाद की आवश्यकता है, उसे भोजन की आवश्यकता है। तो मनुष्य ने सबसे पहले अपनी पृथ्वी को, अपनी धरती को उर्वरक बनाए रखने के लिए खाद के रूप में पशुओं के गोबर का प्रयोग किया, पशुओं के मूत्र का प्रयोग किया। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो पृथ्वी की जो आहार की प्रवृत्ति है वो वही चीज़ है जो वो उत्पन्न करती है। वो वनस्पति उत्पन्न करती है, तो वनस्पति की जो जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, जो टूट के गिरे टहनियाँ होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, उनके गलने से, उनको कंपोज होने से ही उसको अपने आहार की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि एक सामान्य नियम है कि पृथ्वी में यदि यदि वनस्पतियों को पैदा करने की क्षमता है तो उसको गलाने के लिए, उसको डिकम्पोज करने की क्षमता है। क्योंकि हर भूमि के अंदर, मिट्टी के अंदर ऐसे लाखों करोड़ों जीवाणु हमेशा सदैव सक्रिय रहते हैं जो किसी भी तरह के पदार्थ को गलाने की, साड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्योंकि गलने सड़ने से ही जो ह्यूमस बनता है, जो मिश्रण बनता है, उसी से ह्यूमस के पोषक तत्व मिट्टी में मिल पाते हैं और पेड़ पौधों को की जो पूर्ति कर पाते हैं। ये सामान्य नियम है। लेकिन जब से मनुष्य ने एक नई युक्ति निकाली, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और इस सामान्य प्रक्रिया में विघ्न डालना शुरू कर दिया, उसने इस सामान्य प्रक्रिया को ओवरटेक करके अपने खेतों को लालचवश या किसी और कारण से केमिकल फर्टिलाइजर से संचित करना शुरू कर दिया। अपने खेतों में केमिकल फर्टिलाइजरों का प्रयोग शुरू कर दिया। तब से ये जीवन चक्र डिस्टर्ब हो गया, वो उसमें रुकावट आ गई। रुकावट इसलिए आई कि इस जीवन चक्र में उन रसायन आधारित खादों ने खलल पैदा कर दिया, उन प्राकृतिक जीवाणुओं को निष्क्रिय बना दिया। अब वो कार्य नहीं दिखा पाते। क्योंकि देखा गया है कि जिन खेतों में नियमित रूप से ऐसे केमिकलों का प्रयोग होता है, वह 90% तक जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। वहाँ 90% तक ऐसे जीवाणु सक्रिय अवस्था में रहते नहीं हैं। इसलिए उस भूमि में एक तो कठोरता आ जाती है, उसकी पोरसता मिट जाती है, वो हार्ड हो जाती है और उसकी नमी समाप्त हो जाती है। जब तक पृथ्वी में पोरसता नहीं है, उसमें सूर्य की किरणें प्रवेश नहीं कर पाती हैं और जब तक उसमें नमी नहीं, आर्द्रता नहीं है, तब तक ये स्वतः खाद बनाने की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। तो एक विघ्न आ गया। अब इस विघ्न को कैसे तोड़ा जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि देखने में आ रहा है कि यदि हम केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं, केमिकल खादों का प्रयोग करते हैं, तो उसकी अधिकांश मात्रा फसलों के काम नहीं आ पाती, वो व्यर्थ चली जाती है। वो या तो एवोपरेट हो जाती है या पानी के साथ बह जाती है। क्योंकि एक सामान्य नियम है कि आप कोई भी फर्टिलाइज़र प्रयोग करते हैं तो उसके बाद सिंचाई करना बहुत आवश्यक है। सिंचाई से ही वहाँ नमी की उत्पत्ति होती है, तभी आपका वो जो खाद है आपकी फसल के काम आ पाता है। अन्यथा ऐसे पड़े रहने से उसकी कोई मूल्य नहीं रहता है। तो ये सामान्य नियम है। तो ऐसे में जो आप खाद प्रयोग करते हैं उसकी अधिकांश मात्रा, कई मामलों में 80% तक की मात्रा व्यर्थ चली जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम कैसे सामान्य कर सकते हैं कि किसानों पर बार बार खाद खरीदने का
खाद को अपनी फसलों में लगाने का बोझ पैदा हो रहा है, उन पर अतिरिक्त वजन आ रहा है। तो ऐसी प्रक्रिया के लिए फिर हमें वही प्राकृतिक प्रक्रिया अपनानी होगी। अभी तक आधुनिक वैज्ञानिकों के पास ऐसी कोई प्रक्रिया हाथ नहीं लग पाई है जिससे इस प्राकृतिक प्रक्रिया को वो पुनः स्थापित कर सके, यानी अपने खेतों की जो जीवाणु की सक्रियता है उसको फिर से सामान्य स्तर पर ला सकें। तो इसका सीधा साधारण सा नियम है कि पशुओं के गोबर का प्रयोग किया जाए। पशु भी अलग अलग प्रवृत्ति के हिसाब से गोबर का त्याग देते हैं, मूत्र का त्याग करते हैं, और उनकी प्रवृत्ति और जो केमिकल संरचना अलग अलग रहती है। क्यों कि हर जीव जंतु की पाचन तंत्र की जो स्थिति है अलग रहती है। तो ऐसे में जो उन पशुओं के पाचन तंत्र में जो एंजाइम्स रहते हैं, जो जीवाणु रहते हैं, उनकी अधिकांश मात्रा गोबर के रूप में आ जाती है। क्योंकि जितना आहार वो सेवन करते हैं उस सबका तो वो पाचन नहीं कर पाते, क्योंकि जितना वो आहार का सेवन करते हैं उसका काफ़ी हिस्सा तो व्यर्थ रूप में, अनुप्रयुक्त रूप में गोबर के रूप में बाहर आ जाता है। मैं उदाहरण के रूप में गाय की बात करूं, गाय के लिए ऐसी बात करते हैं कि गाय हमने बहुत निकट से देखी है, गाय पर हमने अच्छे से निरीक्षण किया है, क्योंकि गाय तो हमारे परिवार की सदस्य रहती थी, तो उसकी जो प्रवृत्ति हैं, उसकी जो कार्य स्थितियाँ हैं, हम उससे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो हमारी गाय नियमित रूप से 35 से 40 किलो के आसपास आहार का सेवन करती है। उसमें काफ़ी मात्रा में हरी आहार होता है, घास फूस होती हैं, चरी आदि होती हैं, और उसमें काफ़ी हिस्सा, कभी कभी 30%, कभी कभी 60% से ज़्यादा हिस्सा वो सूखी कड़बी के रूप में रहता है, चाहे वो चरी के रूप में हो, बाजरे के हो या किसी अन्य रूप में हो। तो इसमें से काफ़ी हिस्सा तो पचता ही नहीं, क्योंकि जितना सूखा आहार होगा उसका ज़्यादा हिस्सा अपचित आहार के रूप में बाहर आ जाएगा। तो ऐसे में हर पशु के जो पाचन तंत्र की प्रक्रिया है उसके भोजन के अनुसार व्यवस्थित होती है। गाय ने अपनी ये प्रवृत्ति बना ली है। बकरी की यदि बात की जाए तो बकरी तो सामान्यतः जो झाड़ियाँ होती हैं उनके पत्ते चबाती है, वो हर तरह के कांटेदार झाड़ियों से भी अपना पत्तियों को चबा लेती है। तो उसके अंदर तो सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा जाती है, और सेलुलोज ऐसा रहता है जो जटिलतम रहता है। यदि गाय की बात करें तो गाय का मुख्य आहार दुबला घास है। दुबला घास में भी जटिल सेलुलोज रहता है, लेकिन ऐसा सेलुलोज रहता है जो उसके आमाशय के पहले तंत्र में ही काफ़ी हद तक पच जाता है। हाथी की बात करें तो हाथी तो हार्डतम, कठोरतम रेशों को भी पचा लेता है। वो तो यदि पीपल के जो तने की जो छाल है और उसकी काफ़ी टहनियों को भी पचा लेता है, कि उसकी पाचन तंत्र की जो एंजाइम प्रक्रिया इतनी हार्ड होती है कि वो ऐसे जटिलतम जो सेलुलोज के कण हैं उनको भी पचा लेता है। तो यही पशु के जो पाचक एंजाइम है उसके गोबर के माध्यम से, लीद के माध्यम से बाहर आते हैं, और बाहर आते ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्रक्रिया ये शुरू होती है कि जब ऐसे पशुओं के गोबर को, लीद को एक सहज वातावरण मिलता है, सही माध्यम मिलता है, उसको नमी की उपलब्धि हो जाती है, तो उसके एंजाइम बाहर आके भी सक्रिय हो जाते हैं। पहले तो जिसके साथ में आए हैं, जिस गोबर में वो विद्यमान है, उसको ह्यूमस में बदलने की प्रक्रिया में लग जाते हैं, उसको ही अधिकतम स्तर पर सूक्ष्म कणों में विभाजित कर देते हैं। वैसे भी एक सामान्य नियम है कि जैसे ही वो बाहर आते हैं तो बाहर के जो निष्क्रिय जीवाणु हैं उनमें भी जान आ जाती है, उनमें भी एक नई शक्ति का संचार हो जाता है, तो वो भी सक्रिय हो जाते हैं, और इससे एक जीवन चक्र पूरा हो जाता है। तो गाय के रूप से